आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है डीएनए रिपेयर। डीएनए रिपेयर की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है, हर बार जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो उस दौरान जो फिडेलिटी है रेप्लिकेशन की, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है, जिसकी वजह से कई बार चांसेस होते हैं कि गलत न्यूक्लियोटाइड जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाए नए स्ट्रैंड में। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए उसको वापस से रिपेयर करता है हमारा जो सिस्टम है, मशीनरी है। और डीएनए रिपेयर होने से सबसे ज़रूरी फ़ायदा ये है कि जो जीनोम है उसका एसेंशियल जो सेलुलर फंक्शन है, या हम ये कह दें कि जीनोम की जो इंटेग्रिटी है वो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इवोल्यूशन जो है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और ऐसे हर एक जनरेशन में इतने सारे म्यूटेशंस अगर एक्यूमुलेट होते रहेंगे तो स्पीशीज़ के सर्वाइवल पे काफ़ी उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। अब डीएनए रिपेयर बेसिकली कितने तरीके से होता है या किन मेन तरीके में इसको क्लासिफाई किया गया है, तो 4 हैं टाइप्स डीएनए रिपेयर के। एक तो डायरेक्ट रिपेयर है, एक्सcision रिपेयर, मिसमैच रिपेयर और रिकॉम्बिनेशनल रिपेयर। इसमें से 2 आज हम लोग डिस्कस करेंगे, 2 कल करेंगे, यानी डायरेक्ट रिपेयर और एक्सcision रिपेयर जो है ये आज हम देखेंगे। तो डायरेक्ट रिपेयर का मतलब क्या है? डायरेक्ट रिपेयर का मतलब ये है कि ये जो रिपेयर सिस्टम है ये डायरेक्टली एक्ट करता है जिस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड में डैमेज हुआ है, और जो न्यूक्लियोटाइड डैमेज हो रहा है उस न्यूक्लियोटाइड, हर एक न्यूक्लियोटाइड को वापस से उसके ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, कोई वाइड स्प्रेड टाइप का तरीका नहीं है डायरेक्ट रिपेयर, स्पेसिफिक ही होता है स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स के लिए। तो यानी कि कुछ टाइप के डैमेज न्यूक्लियोटाइड्स पे ये डायरेक्ट रिपेयर वर्क कर पाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें कि ये जो यूवी रेडिएशन मेडिएटेड डैमेज होता है, और ये बड़ा कॉमन डैमेज है, मतलब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जहाँ पे भी यूवी लाइट्स का, यूवी रेज का एक्सपोजर जो है वो सन की अर्थ की सरफेस पे ज़्यादा होता है फ्रॉम द सनलाइट। तो यूवी रेडिएशन की वजह से क्या डैमेज होता है, जो थायमीन बेसिस होते हैं वो डाइमराइज हो जाते हैं, यानी कि अगल बगल अगर थायमीन प्रेजेंट है, सी 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 टी 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 टी, इस तरीके से अगर कोई सीक्वेंस है डीएनए का, तो ये अगल बगल वाले जो थायमीन के रेसिड्यूज़ हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूवी रेडिएशन। तो ये थायमीन डाइमर जो बनता है ये नेक्स्ट राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है, क्योंकि ये जब डाइमर फॉर्म होता है तो दिस पर्टिकुलर चंक ऑफ द डीएनए कम्स आउट या बल्ज आउट हो जाता है फ्रॉम दिस स्ट्रैंड, जिसकी वजह से अगले स्ट्रैंड में जो पेयरिंग होनी है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड की वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो अगले जनरेशन में उस सेल के डैमेज्ड न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, फिर वो वही फिर चलता रहेगा जितनी बार वो सेल डिवाइड करेगी। तो अगर किसी क्रूशियल पॉइंट पे ये थायमीन डाइमर बन गया तो फिर वो जीन का फंक्शन भी लॉस्ट हो सकता है, या जो प्रोटीन बना रही है वो जीन, उस प्रोटीन में डिफेक्ट्स आ सकते हैं, और बहुत कॉमन होता है ये। अब सवाल ये है कि इसको कैसे रिपेयर किया जाता है, यूवी रेडिएशन का जो डैमेज है। तो इट इज़ रिपेयर्ड बाय लाइट डिपेंडेंट डायरेक्ट सिस्टम, जिसको हम फोटो रीएक्टिवेशन कहते हैं। इस रिपेयर को मेनली कैटेलाइज करने वाला जो एंजाइम है उसको कहते हैं डीएनए फोटोलाइएज। ई कोलाई में ये एंजाइम पाया जाता है। अब डीएनए फोटोलाइएज जो है, जाहिर सी बात है ये रिपेयर सिस्टम क्या है, लाइट डिपेंडेंट है। तो यानी कि ये जो फोटोलाइएज एंजाइम है इसकी एक्टिविटी लाइट पे डिपेंड होती है। कैसे? ये एंजाइम स्टिमुलेट हो जाता है 300 से 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट से। इस रेंज की वेवलेंथ की लाइट जब इस पे पड़ती है तो ये एक्टिवेट होता है, और एक्टिवेट होने के बाद
ये पिरिमिडीन डाइमर से बाइंड कर जाता है। पिरिमिडीन मतलब वही थाइमिडीन डाइमर, बेसिकली थाइमिन डाइमर्स। और इन डाइमर्स को, थाइमिन डाइमर्स या पिरिमिडीन डाइमर्स को कन्वर्ट कर देता है ओरिजिनल मोनोमेरिक न्यूक्लियोटाइड्स में। यानी कि ये जो ऊपर हम देख रहे हैं डाइमर के फॉर्म में प्रेजेंट है, फिर इनमें इन जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ था, टेम्परेरी एसोसिएशन, इसको ये ब्रेक कर देता है फोटोलाइएज। नाम ही है इसका, फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में, लाइएज का मतलब ब्रेक डाउन करेगा। ये जो तरीका होता है फोटो रिएक्टिवेशन का, ये यूनिवर्सल टाइप का रिपेयर नहीं है। अभी हमने ऊपर देखा कि कुछ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स के ही रिपेयर में ये इस्तेमाल होता है, मेनली थाइमिन डाइमर के केस में। ऑल्दो वाइड स्प्रेड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यूवी मीडिएटेड डैमेज के इंस्टेंसेस, इसकी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस सेंस में ये वाइड स्प्रेड कहा जा रहा है। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगल बगल रखे हुए जो थाइमीन है, ये आपस में डाइमराइज हो जाते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में एक ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से डाइमर का फॉर्मेशन होता है। तो नहीं, एक्चुअली यहाँ पे तो ये ठीक चल रहा है, यहाँ पे हिसाब किताब ठीक चल रहा है, डाइमर यहाँ पे है। जैसे इस पे यूवी बी पड़ी तो उससे क्या हो गया, देखो गलत जगह हम बता रहे हैं। डाइमराइजेशन जो हो रहा है वो रिंग स्ट्रक्चर में हो रहा है, यूवी बी इसके ऊपर पड़ेगी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, और जब फोटोलाइएज एक्टिविटी होगी तो ये बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक कर दिए जाएंगे, थाइमिन जो है वो मोनोमर के फॉर्म में आ जाएगा। तो दिस इज डाइमर एंड दिस इज मोनोमेरिक सब यूनिट्स, मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ द थाइमिन। सिंपल है, बॉन्ड की लोकेशन भी आप इसको याद रखेंगे तो ज़्यादा है अच्छा। 5th और 6th पोजीशन पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो क्या है, O6 मिथाइल गुआनिन का रिपेयर। तो ये क्या है, ये एक एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है या बेस है। ये कैसे फॉर्म होता है O6 मिथाइल गुआनिन? अगर कोई एल्काइलेटिंग एजेंट मौजूद है विच एक्ट्स एज अ म्यूटाजन, तो ये एल्काइलेटिंग एजेंट क्या करता है, गुआनिन की 6 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, मिथाइल एक एल्काइल ग्रुप है, उसको अटैच कर देता है। तो एल्काइलेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में गुआनिन जो है वो O6 मिथाइल गुआनिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी बहुत कॉमन टाइप का और हाईली म्यूटाजेनिक लेजन होता है। लेजन का मतलब घाव कहते हैं बेसिकली, डीएनए को चोट लग गई, घायल हो गया। तो हाईली म्यूटाजेनिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अल्काइलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं इनकी बड़ी हाई टेंडेंसी होती है अल्काइल या मिथाइल ग्रुप अटैच करने की टू द बेसिस। अब जब ये O6 मिथाइल गुआनिन बन गया तो इसकी टेंडेंसी क्या होती है, थाइमीन से पेयर करने की टेंडेंसी हो जाती है। जबकि हम जानते हैं कि नॉर्मल जो गुआनिन होता है वो साइटोसिन से बेस पेयर फॉर्म करता है। तो बेस पेयरिंग में ही डिफेक्ट हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, नए स्ट्रैंड में साइटोसिन इनकॉर्पोरेट होना था लेकिन अब थाइमीन इनकॉर्पोरेट होने लगेगा, तो उस पर्टिकुलर इलाके का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगा अगली जनरेशन ऑफ डीएनए में। तो ये है होता कैसे है, जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये O6 मिथाइल गुआनिन है, ये वाला ये गुआनिन है, 6 पोजीशन पे ये मिथाइल ग्रुप इससे अटैच हो गया। ये क्या है, दिस S represents sugar and this represents phosphate of course। तो अब यहाँ पे पेयरिंग तो इसने ऐसे ही दिखा दी, एक्चुअली में पेयरिंग यहाँ पे इनको दिखानी चाहिए थी C की जगह T की, क्योंकि इस O6 मिथाइल गुआनिन है ना, तो ये पेयर करेगा T से। हमको लग रहा है ये डबल बॉन्ड इन्होंने दिखाया है और C की जगह T होना चाहिए था। एल्काइल ट्रांसफेरेज जो एंजाइम होता है ये इस डिफेक्ट को रिपेयर करता है। इसको टी ही लिख दो, सबसे अच्छा रहेगा ताकि समझ में आ जाए दोनों। एल्काइल ट्रांसफेरेज क्या करता है, या बेसिकली इसको हम क्या कह सकते हैं, और स्पेसिफिकली ओ मिथाइल गुआनिन डीएनए मिथाइल ट्रांसफेरेज,
यानी कि O6 मिथाइल गुआनिन पे जो मिथाइल प्रेजेंट है उसको ट्रांसफ़र करेगा। तो लेट्स सी, मिथाइल ग्रुप यहाँ से डिटैच हो गया एंड दिस मिथाइल ग्रुप विल बी ट्रांसफर्ड टू स्पेसिफिक सिस्टीन रेसिड्यू ऑफ द सेम प्रोटीन। सेम प्रोटीन का मतलब कि एंजाइम के ही ऊपर जो है वो सिस्टीन रेसिड्यू पे ये जाके ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये सिंपल गुआनिन में कन्वर्ट हो गया। नाउ इट विल पेयर विद द साइटोसिन नॉर्मली। तो इस तरीके से जो डायरेक्ट रिपेयर मेथड है वो डायरेक्टली उसी बेस पे एक्ट कर रहा है जो बेस डैमेज्ड हुआ है या न्यूक्लियोटाइड डैमेज्ड हुआ है। इसके बाद जो सेकेंड टाइप है एक्सीजन रिपेयर जिसको कहते हैं। तो एक्सीजन का मतलब ही है कट करके निकाल देना। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला तो एक्सीजन होगा, किसी एक न्यूक्लियोटाइड का भी एक्सीजन हो सकता है या न्यूक्लियोटाइड के सेगमेंट का यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड सेगमेंट का एक्सीजन हो सकता है जहाँ पे डैमेज्ड साइट मौजूद होगी। इतना होने के बाद यानी एक्सीजन होने के बाद रीसिंथेसिस होती है करेक्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की, और वो रीसिंथेसिस कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज करेगा। अब ये जो एक्सीजन रिपेयर है ये बेसिकली दो टाइप्स या दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक को हम कहते हैं बेस एक्सीजन रिपेयर और दूसरे को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। तो बेस एक्सीजन रिपेयर क्या है, अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, बेस एक्सीजन रिपेयर में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला काम ये होता है कि जो डैमेज्ड नाइट्रोजनस बेस है उसका रिमूवल होता है, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसमें जो भी नाइट्रोजनस बेस डैमेज हो चुका है उसको रिमूव किया जाएगा। उसके बाद जहाँ से वो रिमूव हुआ है उसके अगल बगल का जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है उसका भी क्लीवेज किया जाएगा। तो बेस रिमूव हुआ और बेस जहाँ से रिमूव हुआ उसके अगल बगल के इलाके का शुगर फॉस्फेट बैकबोन उसको भी तोड़ा जाएगा। और फाइनली जो है रीसिंथेसिस होगी डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करके जो तोड़ा गया था शुगर फॉस्फेट बैकबोन उसकी। किस तरीके के डैमेज में बेस एक्सीजन रिपेयर का इस्तेमाल करती है सेल। माइनर डैमेजेस होते हैं जनरली एल्काइलेशन और डीएमिनेशन, यानी कि अगर कहीं अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया हो किसी बेस से, जैसे ऊपर भी हमने देखा था अल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा था वो मिथाइल गुआनोसिन में, या कहीं किसी बेस से एमीन ग्रुप निकल गया हो तो भी वो एबनॉर्मल हो जाएगा बेस। तो उस केसेस में बेस को एक्साइज करके और फिर रिपेयर कर दिया जाएगा नए नॉर्मल बेस से। अब ये स्टेप्स क्या हैं इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डी एमिनेटेड सी लिखा हुआ है। यू मतलब कि सी से जब एमीन निकालेंगे तो वो यूरिडिन में कन्वर्ट हो जाएगा। सी था यहाँ पे पहले क्योंकि जी है नीचे वाले में तो सी था, अब वो डी एमिनेटेड हो गया यानी कि एमीन ग्रुप उससे हट गया तो यू में कन्वर्ट हो गया। इसको यानी इस यू को यहाँ से निकालने की जिम्मेदारी किस एंजाइम की होती है, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज की। तो ये जो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम है ये गड़बड़ बेस को यहाँ से निकाल देगा। ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को नहीं तोड़ता, इट डज नॉट क्लीव फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तब किस बॉन्ड को तोड़ता है ये एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ता है। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पे फॉर्म हो रहा था, अगर आपको याद हो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, तो शुगर और बेस जब अटैच होते हैं एक दूसरे से तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होता है। उस बॉन्ड को ब्रेक करके सिर्फ और सिर्फ बेस को रिमूव करता है। इतना काम इसने कर दिया। बेस के रिमूवल से एपी साइट जनरेट हो जाती है। अब ये एपी साइट क्या है, एपी साइट का मतलब है ए प्यूरिनिक साइट या ए पिरिमिडिनिक साइट, दोनों को ही हम एपी साइट कहते हैं। तो अगर यहां से प्यूरिन निकला है
तो ए प्यूरेनिक साइट हो जाएगी। अगर यहाँ से पिरिमिडीन बेस निकला है तो ए पिरिमिडिनिक साइट, तो दोनों को हमने कहा एपी साइट। तो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ के और यहाँ से प्यूरिन या पिरिमिडिन जो भी डैमेज्ड होगा बेस उसको निकाल देगा, एपी साइट क्रिएट हो गई। अब अगला स्टेप समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो है वो दो टाइप का होता है। एक को हम कहते हैं मोनोफंक्शनल और दूसरा कहलाता है बाईफंक्शनल। मोनोफंक्शनल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो होता है इसके पास केवल ग्लाइकोसाइलेज एक्टिविटी होती है। तो इसका मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ बेस को रिमूव कर पाएगा। तो इस एक्टिविटी से ये टारगेट बेस को रिमूव कर देता है। टारगेट बेस को जब ये रिमूव कर देता है तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप की जो प्रोसेसिंग है वो करता है एपी एंडोन्यूक्लियेज। मोनोफंक्शनल का ये पूरे स्टेप्स बता रहे हैं हम। अब यहां पे वापस आ जाते हैं। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज ने ये बेस रिमूव किया, यहाँ पे खाली हो गया यानी एपी साइट यहाँ पे डेवलप हो गई। अब एपी एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, ये डीएनए को क्लीव करेगा, चूंकि एंडोन्यूक्लियस है तो डीएनए को क्लीव करेगा 5 प्राइम पोजीशन यानी कि टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड ऑफ द एपी साइट। तो यानी कि अगर यहाँ पे खाली हुआ है ये, तो 5 प्राइम का मतलब इधर, ये जो 5 प्राइम यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरफ ये एंडोन्यूक्लियस कट लगाएगा, एपी एंडोन्यूक्लियस। इसके बाद अब हम आ जाते हैं, ये तो मोनोफंक्शनल की बात हो गई। ये अगर मोनोफंक्शनल ही एक्टिविटी कर रहा है तो क्या होगा, लगातार ये 5 प्राइम की तरफ ये काफ़ी लंबा यानी कि 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड का ये गैप यहाँ पे क्रिएट कर देगा। और इतना गैप क्रिएट करने के बाद ही तब डीएनए पॉलीमरेज आके अटैच हो पाएगा यहाँ पे वापस, और फिर इस गैप को भरेगा यानी कि रीसिंथेसिस करेगा डीएनए की। फिर लास्ट पॉइंट पे डीएनए लाइगेज जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एस्टेब्लिश कर देगा। तो यहाँ पे अब सही बेस इनकॉर्पोरेट हो गया, क्योंकि सही बेस किसने इनकॉर्पोरेट कर दिया, डीएनए पॉलीमरेज ने। तो इस तरीके से ये रिपेयर प्रोसेस कंप्लीट हो गई जब मोनोफंक्शनल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज की बात कर रहे हैं हम। बाई फंक्शनल की बात जब हम करेंगे तो इसमें क्या होता है कि इसके पास ग्लाइकोसाइलेज एक्टिविटी भी होती है और एपी लाइएज एक्टिविटी भी होती है। तो ये चीज़ ध्यान देनी है कि जब डीएनए ग्लाइकोसाइलेज मोनोफंक्शनल वाला वर्क कर रहा है तो उसके साथ एक और एंजाइम चाहिए, एपी एंडोन्यूक्लियस, तब ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। लेकिन अगर बाई फंक्शनल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एक्ट कर रहा है तो एपी एंडोन्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास ग्लाइकोसाइलेज एक्टिविटी भी है और एपी लाइएज एक्टिविटी भी है। अब ये जो एपी लाइएज है ये क्या करता है, ये डीएनए को क्लीव करता है टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड ऑफ द एपी साइट। यानी कि अगर ये एपी साइट है तो इसके इस साइड यानी कि राइट हैंड साइड, ये 3 प्राइम एंड वाला पोर्शन है, इधर की तरफ ये कट लगाना शुरू करेगा। स्पेसिफिसिटी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के फंक्शनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, काम तो वही कर रहे हैं, कट लगा रहे हैं। तो जब ये बाई फंक्शनल वाला काम करेगा तो इधर 3 प्राइम की तरफ कट लंबा लग जाएगा और फिर इस कट को डीएनए पॉलीमरेज वापस से सिंथेसाइज करके और फिर फाइनली गैप फिलिंग जो है वो डीएनए लाइगेज कर देगा। तो आगे की मैकेनिज्म, आगे के स्टेप्स वही रहेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम में लिखा है, बहुत छोटा दिख रहा है थोड़ा सा, अगर जूम आउट करें इसको हम, तो इसमें देखिए ये जो पूरी रिपेयर प्रोसेस है ये 5 स्टेप्स में हो रही है। पहला स्टेप क्या हो रहा है, एक्सीजन ऑफ द बेस, यानी बेस को एक्साइज करके रिमूव करना। ये काम कौन कर रहा है, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। बहुत छोटा सा हमने लिख दिया है, तो जब पढ़िएगा तो जूम कर लीजिएगा इसको। बेस का एक्सीजन डीएनए ग्लाइकोसाइलेज कर रहा है। उसके बाद इंसिजन लगाया जा रहा है, यानी कि उस एक्सीजन को और एक्सटेंड किया जा रहा है और ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स रिमूव किए जा रहे हैं। वो कर रहा है कौन, या तो एपी लाइएज करेगा अगर बाई फंक्शनल वाला है तो, या एपी एंडोन्यूक्लियस करेगा अगर मोनोफंक्शनल ग्लाइकोसाइलेज है तो। फिर तीसरा जो स्टेप आता है वो होता है एंड प्रोसेसिंग का। एंड प्रोसेसिंग में क्या होता है, बेसिकली 3 प्राइम एंड का हाइड्रोक्सिलेशन होगा और 5 प्राइम एंड का फॉस्फोराइलेशन होगा, क्योंकि
नए बेसिस को ऐड करने के लिए 3 प्राइम एंड पे OH ग्रुप होना चाहिए और 5 प्राइम एंड पे फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए। तो ये इस प्रोसेस को ही कहते हैं एंड प्रोसेसिंग। दोनों एंड्स की यानी 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड इन दोनों की प्रोसेसिंग हो रही है। इसका पर्पस क्या है? फॉर द पर्पस ऑफ लाइगेशन ऑफ DNA स्ट्रैंड ब्रेक। ये DNA स्ट्रैंड ब्रेक किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने बनाया? किसने बनाया DNA स्ट्रैंड ब्रेक? बताओ। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। नहीं, एपी एंडोन्यूक्लियस या एपी लाइज। डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक करना है ना। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज तो सिंपली बेस को रिमूव कर दे रहा है, उसने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया। तो डीएनए स्ट्रैंड ब्रेक कैसे हुआ वो, यही बात ध्यान रखनी है। तो बाई ये यहाँ पे हम ऐसे इंडिकेट कर दे रहे हैं इस तरीके से, एपी लाइज या एपी एंडोन्यूक्लियस इस डीएनए स्ट्रैंड के ब्रेक को कैटेलाइज करेगा। फिर जब एंड्स की प्रोसेसिंग हो गई तो अब क्या होगा? रिपेयर सिंथेसिस होगी। तो रिपेयर सिंथेसिस बहुत जगह कम है भाई वहाँ पे, मतलब आप समझ ही रहे हैं। डीएनए पॉल ये करेगा रिपेयर सिंथेसिस, और गैप फिलिंग, तो गैप फिलिंग और लाइगेशन कौन कर देगा? डीएनए लाइगेज। तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो रहा है गैप फिलिंग, जिसके दो तरीके होते हैं, शॉर्ट पैच के तरीके से या लॉन्ग पैच के मेथड से। शॉर्ट पैच में क्या होगा कि सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड का इनकॉर्पोरेशन होगा, लॉन्ग पैच में क्या होगा? 2 से 10 न्यूक्लियोटाइड्स का इनकॉर्पोरेशन होगा। तो ये था बेस एक्सीजन रिपेयर। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? फिर से बताने की ज़रूरत तो नहीं है? चलो नहीं सर। ठीक है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर की। तो इसमें क्या है कि जहां पे भी डीएनए लेजन हुआ है उसके अगल या बगल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा। तो ऑन आइदर साइड, मतलब आगे पीछे दोनों साइड में लेजन जहां पे बना वहां पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा उसी स्ट्रैंड में। जाहिर सी बात है जिस स्ट्रैंड में ये लेजन जो है वो फॉर्म हुआ है। इससे होगा क्या कि जब दोनों साइड लेजन के दोनों साइड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड तोड़ दिया जाएगा तो उतने इलाके का एक्सीजन हो जाएगा, यानी कि ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड थोड़ा सा हाँ उतना चंक जो है न्यूक्लियोटाइड का वो एक्साइज हो जाएगा, निकल जाएगा वहाँ से। अब इस एक्सीजन की वजह से क्या होगा? एक गैप जनरेट हो जाएगा। इस गैप को रिपेयर सिंथेसिस से फिल कर दिया जाएगा और फाइनली डीएनए लाइगेज जो है वो ब्रेक को सील कर देगा, यानी कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फाइनल स्टेप में बना देगा। तो स्टेप्स तो सारे समझ में आ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। यूवीआर सिस्टम जो होता है एक्सीजन रिपेयर का, इकोलाई में, ये इसका बहुत ही बेस्ट स्टडीड एग्जाम्पल है। तो इसमें होगा क्या, यहाँ पे जैसे वहाँ पे भी एपी एंडोन्यूक्लियस लगभग 10 से 12 न्यूक्लियोटाइड रिमूव कर रहा था, यहाँ पे भी उतना ही होगा। इट इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि लगभग 12 न्यूक्लियोटाइड्स मान लीजिए। इस इन स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए जो, या इस रिपेयर को परफॉर्म करने के लिए जो एंजाइम होता है, की एंजाइम, उसको कहते हैं हम ABC एक्सी न्यूक्लियस। एक्सी न्यूक्लियस एक्सीजन कर रहा है इसलिए एक्सो न्यूक्लियस नहीं कहेंगे इसको, एक्सी न्यूक्लियस। इस एंजाइम के पास 3 सब यूनिट्स होती हैं, UVRA, UVRB, UVRC। अब ये जो एक्सी न्यूक्लियस एंजाइम है ये कहाँ पे जाके बाइंड करता है? जहाँ पे लेजन साइट है, जहाँ पे डैमेज हुआ है डीएनए में,
वहाँ पे जाके ये बाइंड करेगा। इसमें सबसे पहले कौन बाइंड करेगा, तो यूवीआर ए बी, ये सब यूनिट्स जो है वो लेजन साइट पे जाके बाइंड करेंगी, ए और बी। तो फर्स्ट टू अटैच ऑन लेजन। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो यूवीआर ए है इसी का काम होता है कि डैमेज को रिकॉग्नाइज करना, या जिस जिस साइट पे डैमेज हो रहा है उसको पहचानने का काम यूवीआर ए का होता है। पहचान करा दी इसने और बी को यहाँ पे रिक्रूट कर दिया, अपने साथ लेके आया कि बी यहीं रहो तुम। फिर हट जाएगा ये, फिर ये डिपार्ट हो जाएगा। जब ए हट जाएगा तो फिर अब यूवीआर सी आएगा और वो बाइंड करेगा यूवीआर बी से। यहाँ पे आप इस स्टेप में देख सकते हैं कि ए जो है यहाँ से निकल गया और उसकी जगह सी आ गया। अब ये सी जो है बी से बाइंड कर गया, तो बी सी हेट्रोडाइमर तैयार हो गया। तो यहाँ पे क्या है, यूवीआर बी सी डाइमर तैयार हो गया। अब ये जो यूवीआर बी सी डाइमर होता है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या कर रहा है यूवीआर बी सी, इट कट्स द पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑन आइदर साइड ऑफ थाइमिन डाइमर जो यहाँ पे बना हुआ है, एंड रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड्स, एनटीएस जो लिखा है न्यूक्लियोटाइड्स इसका मतलब, बाय हेलिकेज 2। तो हेलिकेज 2 अभी यूवीआर डी का हम डिस्कस करेंगे। इतना जानिए पहले कि जो यूवीआर बीसी डाइमर है इसका काम होता है कि इस पर्टिकुलर साइट के दोनों तरफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूवीआर बीसी डाइमर क्या कर रहा है, इट क्लीव्स द डैमेज स्ट्रैंड। कहाँ कहाँ पे, at 8th phosphodiester bond on 5' side of lesion and at 4th or 5th phosphodiester bond on 3' side of the lesion। तो दोनों साइड पे कट लगा रहा है, बस पोजीशंस अलग अलग हैं। यहाँ पे 8वीं पोजीशन 5' साइड की तरफ, इधर चौथी या 5वीं पोजीशन 3' एंड की तरफ। ये देखिए यहाँ पे कट लग गया। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 5' एंड की तरफ ज़्यादा कट लगा है और यहाँ पे थोड़ा सा कम लगा है, 4 से 5 न्यूक्लियोटाइड। अब इसके बाद क्या होगा, इन न्यूक्लियोटाइड्स, ये तो कट लगाएगा सिर्फ यूवीआर बीसी डाइमर, इनको रिमूव करने का काम होगा यूवीआर डी का। यूवीआर डी जो होता है ये एक हेलिकेज है, हेलिकेज 2 कहते हैं इसको। हेलिकेज का काम ही होता है अनवाइंडिंग करना। तो ये जब डीएनए की अनवाइंडिंग करता है तो जो सिंगल स्ट्रैंड तैयार हुआ है दोनों कट्स के बीच में वो रिलीज हो जाता है। यहाँ यहाँ कट लगा तो ये जो सिंगल स्ट्रैंड है अनवाइंडिंग के बाद ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जब ये रिमूव हो जाएगा तो फिर डीएनए पॉलीमरेज आएगा, रीसिंथेसिस करेगा और जो डैमेज्ड न्यूक्लियोटाइड था उसकी जगह पे नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट करेगा। फाइनली डीएनए लाइगेज गैप फिलिंग कर देगा। तो यहाँ पे ये लिखा है कि रिजल्टिंग गैप इज फिल्ड बाय डीएनए पॉल 1 एंड सील्ड बाय डीएनए लाइगेज। गैप फिलिंग डीएनए पॉलीमरेज और सीलिंग बाय डीएनए लाइगेज। न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर जो होता है, अगर ये डिफेक्टिव है, सही से काम नहीं कर रहा है सेल के अंदर, तो इसकी वजह से कई बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ पे स्पेशल रेफरेंस ह्यूमंस का लिया गया है। जैसे 2 बीमारियों का जिक्र, ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसम और दूसरा है कोकाइने सिंड्रोम। तो इसमें ज़ेरोडर्मा पिगमेंटोसम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा चुके हैं नेट में। ये होती क्या है बीमारी, ये एक रेयर इनहेरिटेड डिजीज़ है और ये बेसिकली किस तरीके से इनहेरिट होती है, इट इज़ एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसमें होता क्या है कि जो स्किन की सेल्स होती हैं ये यूवी इंड्यूस्ड डीएनए लेजन को रिपेयर नहीं कर पाती, यानी कि बेसिकली जो थाइमिन डाइमर है जिसको पिरिमिडिन डाइमर भी कह रहे थे, इसको रिपेयर नहीं कर पाती हमारे स्किन की सेल्स। तो उससे होगा क्या कि जब ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे यूवी एक्सपोजर है वहाँ पे ऐसे इंडिविजुअल्स रहेंगे तो वो सनलाइट के लिए एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाएंगे
और उससे होता ये है कि पूरे स्किन पे इस तरीके से छोटे छोटे ऐसे फफोले पड़ने लगते हैं, और इसको ट्रीट कर पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। डीएनए लेजन तो होता ही है, उसकी वजह से लेजन्स ऑन स्किन भी हो जाता है। अब दोनों के लिए टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है तो इट मे लीड टू स्किन कैंसर। तो ये है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। दूसरा जो है कोकाइनी सिंड्रोम, ये भी एक रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है और ये फैटल होता है। ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर ही है, और एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है। इसका मतलब कि नर्वस सिस्टम जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता। तो इसमें क्या हो रहा है, ग्रोथ फेल्योर, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी उस इंडिविजुअल की, नर्वस सिस्टम जो है वो इम्पेयर्ड होगा, और इसमें भी जो सनलाइट के लिए सेंसिटिविटी होती है वो बहुत हाई होती है। आई साइट भी बहुत वीक हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा ही एक्सपोजर आई रेटिना सेल्स पे डैमेजिंग इफेक्ट डालता है। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पूरा डीएनए रिपेयर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो स्पेशली जीन्स हैं यूवीआर एबीसी, इनका नाम भी कई बार पूछा जा चुका है। तो आज के लिए इसको इतना रखते हैं, कल बाकी 2 टाइप के रिपेयर हम लोग पढ़ेंगे।